आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे 2010 से लेके 18 तक के जो भी है ना, जैसे सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग वाला हो या सेकंड ग्रेड सामान्य विभाग है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन क्या है कि एक स्थान पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जिससे ये क्या होता है कि अपन को ये पता चल जाता है कि अपने 8-10 वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को अपन क्या है कि हल करते हैं, तो अपन को पता चल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन है किस पैटर्न से आते हैं और पूछने का तरीका क्या है। क्योंकि अपन पढ़ते तो सारा का सारा है कि अपन को याद भी सारा होता है, लेकिन अपन को ये पता नहीं होता है कि उसमें क्वेश्चन किस तरह का बनेगा और क्वेश्चन है वो कितनी डीपली तक जा सकता है। क्योंकि संस्कृत विभाग वाले हैं उसमें क्वेश्चन क्या है कि अच्छे स्तरीय आते हैं, उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अच्छा है उनका, वो कि डीपली जाके क्वेश्चन को पूछते हैं। और जो अपने हैं उसमें क्या है कि स्तरीय क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ क्या है कि डीपली क्वेश्चन भी होते हैं। तो अपन क्या है कि संस्कृत विभाग के जो क्वेश्चन आए वो, और अपने वाले सामान्य है जो बीएड है सेकंड ग्रेड, उसमें जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन हल करने की कोशिश करेंगे। 2 वीडियो के अंतर्गत मैं क्या करूँगी कि सारे के सारे जैसे कि अभी 24 तक जो भी संस्कृत विभाग का हुआ है और जो सामान्य बीएड वाले हुए हैं उन सारे जैसे इकोनॉमिक्स के पेपर हैं उन इकोनॉमिक्स के पेपर को क्या है कि अपन एक ही स्थान पर नोट डाउन करके उनको क्या है कि सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जिससे ये होता है कि कम से कम ऐसा जैसे 8-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उनको अपन पढ़ते हैं, उनमें से कम क्या है कि 3-4 क्वेश्चन तो उनमें से डिटो देखने को मिल जाते हैं। और बाकी रहा ये कि उनमें अपन को ऐसे पता चल जाता है कि क्वेश्चन है उनको क्या है कि पूछने का पैटर्न क्या होता है, वो क्वेश्चन को किस प्रकार उसको क्योंकि पढ़ते रहते हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को अपन किस प्रकार उनको नोट डाउन करके उनको हल कर सकते हैं। तो चलो अपन आज क्या करेंगे, 2010 से लेके 2018 तक के जो क्वेश्चन है पेपर है उन क्वेश्चन पेपर चाहे संस्कृत विभाग हो वो उनको अपन क्या कि हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 2010 है, 2010 के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको अपन यहाँ देखेंगे। जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन तटस्थ वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि कौन सा कथन है जो क्या है कि तटस्थ वक्र है उसके विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत आता है। जिसने क्या है कि अच्छे से तटस्थ वक्र को पढ़ा है तो उसको तो ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा हाँ ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि हासमान प्रतिमान की सीमांत दर होती है, वस्तु समरूप एवं विभाजनीय होती है, उपभोक्ता वस्तु संयोग से प्राप्त संतुष्टि को वरीयता क्रम दे सकते हैं। ये 3 कथन है इसके अंतर्गत क्या है कि सही है। फिर है कि निम्न में से कौन सा वक्र यू आकृति का होता है, मतलब कौन सा वक्र है ऐसा जो क्या है कि यू आकृति है उसका होता है। औसत लागत वक्र क्या है कि औसत लागत वक्र है वो होता है यू आकृति का। फिर औसत परिवर्तनशील लागत वर्ग, सीमांत लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र यू आकृति का नहीं होता। जो औसत स्थिर लागत वक्र है वो क्या है कि यू आकृति का नहीं होता है, बाकी ये है जो वो क्या है कि औसत आकृति के होते हैं। फिर है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में क्या है कि फर्म का संतुलन किस स्थिति में होगा। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में जो फर्म का संतुलन है वो किस स्थिति में होगा। देख लो इसमें जो क्वेश्चन 2010 के अंतर्गत पूछे हैं वो तटस्थ वक्र है और सीमांत दर है, उनके इर्द गिर्द ही देख लो 3 क्वेश्चन आ गए उनके। जैसे सीमांत लागत बराबर क्या होती है, सीमांत आगम एवं औसत लागत बराबर औसत आगम, दोनों शर्तें पूरी हो। इसमें क्या है कि जो कि सीमांत लागत होती है उसमें ये बताया कि जो सीमांत लागत और औसत लागत है वो, और औसत लागत ये है बराबर औसत लागत, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए उसके अंतर्गत। फिर है कीमत विभेद लाभप्रद होगा यदि अलग अलग बाजारों में मांग की लोच। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, कीमत विभेद लाभप्रद कब होगा, जब क्या है कि बाजारों की जो लोच मांग है वो क्या है कि अलग अलग होगी। फिर है एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र होता है। जैसे एक से अधिक अधिकार है उसमें प्रतिस्पर्धा में फर्म का जो मांग वक्र है वो क्या होगा, सामान्य लोचदार होगा। तो अपन को क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि अपन को पूछे जाते हैं। फिर है भारत में वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंध करता है। जो मौद्रिक व्यवस्था उसका प्रबंध कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई।
भारतीय आरबीआई, एसबीआई नहीं, आरबीआई, मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में संबंध होता है। मुद्रा का जो मूल्य है एवं उसकी जो कीमत स्तर है उसमें संबंध क्या होता है, विपरीत एवं आनुपातिक होता है। कीमत और उसका क्या है कि मूल्य में कैसा संबंध होता है कि विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध कैसे होता है जी, अगर है ना कीमत बढ़ेगी, ठीक है, तो मुद्रा का जो मूल्य है ना वो घट जाएगा। घटेगा कैसे कि अगर कीमत बढ़ गई तो क्या है कि कम ज़्यादा रुपए में कम वस्तु आएगी, तो उसकी क्या है कि जो वस्तु है उसकी तो कीमत बढ़ी है, लेकिन जो मुद्रा थी, मुद्रा का क्या है कि मूल्य कम हो गया। तो इसमें क्या है कि विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मूल्य कम होगा, और कीमत कम होगी तो क्या है कि उसका मूल्य बढ़ेगा। इस प्रकार इनमें क्या है कि विपरीत और आनुपातिक संबंध होता है। किस संस्था को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, केंद्रीय बैंक को। केंद्रीय बैंक है उसको क्या है कि नोट निर्गमन है उसका वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें क्या है कि दोनों देशों को लाभ होगा। अगर दोनों देशों के बीच क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें क्या है कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें क्या है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें क्या है कि दोनों देशों के बीच क्या है कि अगर दोनों देशों के बीच लाभ होने की स्थिति कौन सी होती है, निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत अंतर। निरपेक्ष और सापेक्ष दो स्थिति होती है। निरपेक्ष, सापेक्ष वो स्थिति होती है जिसमें क्या कि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है कि उस समय की वर्तमान की परिस्थिति कैसे है। और निरपेक्ष है, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो वो क्या है कि तटस्थ रहता है। जो तटस्थ वक्र है वो जैसे उसको अपन निरपेक्ष कह सकते हैं कि एक स्थान पर अडिग रहना। सापेक्ष है, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। फिर अगला है देखो, भारत में विगत योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की रही है। जो 2010 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंतर्गत ये पूछा गया, उसमें है सेवा क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन की दर। फिर है भारत में निर्यात व्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र है उसका भाग परिवर्तित हुआ है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निरंतर क्या है कि घट रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति है उसमें क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र था उसका योगदान सबसे ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान तो घटता जा रहा है और तृतीय क्षेत्र है उसका बढ़ता जा रहा है। सबसे ऊपर है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बाद में द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के बाद में ये प्राथमिक क्षेत्र है। भारत में घरेलू बचत हो तो किस क्षेत्र का योगदान जो घरेलू बचत होती है ना उसमें किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, तो घरेलू बचत है उसमें पारिवारिक बचतें होती है। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है, केरल का। तो हो सकता है देखो उस समय 2010 है उसके समय क्या है कि किस राज्य का लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में था, तो केरल का था। तो आपको क्या करना है कि जो अभी वर्तमान में है ये तो 2010 है, और अभी जो वर्तमान का होगा तो उसके अनुसार आपको इसको वापस नोट डाउन करना होगा। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और वैसे ही है जनसंख्या जो जनगणना है वह 2011 के बाद अभी हुई नहीं है, तो क्या है कि इसमें कोई क्या है कि चेंज होने के ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगली अगर वापस जनगणना होती है तो ये चेंज होता है, लेकिन 2010 है 2011 के अंतर्गत हुई है, तो क्या है कि 11 वाला जो है वो पैटर्न इसमें रह सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। राजस्थान में आर्थिक विकास के सुधार करने वाले तत्व हैं। आर्थिक विकास है उसका सुधार राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में क्या है कि खेती बाड़ी होती है, पशुधन होता है, तो इसमें क्या है कि जैसे पशुधन है, खनिज पदार्थ है, पर्यटन स्थल है और कृषि, ये सभी क्या है कि आर्थिक विकास के सुधार में सुधार करने वाले तत्व हैं। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। खनिज तेल के विशाल भंडार अपने कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसका संबंध है, दादा भाई नौरोजी का, जिन्होंने क्या कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक क्या कि पुस्तक लिखी थी कि भारत से क्या है कि धन का निष्कासन हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी इस पुस्तक के अंतर्गत। फिर 2011 है 10 के अंतर्गत, तो देखो ये क्वेश्चन आए, पैटर्न ये रहा। अब देखो 11 वाले में पैटर्न कैसा रहा है, जैसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, साधन लागत पर NNP को कहते हैं। साधन लागत यानी NNP फैक्टर कोस, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय है। समीकरण बताइए, जैसे कि विशुद्ध है उसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सकल माइनस गिसावट,
उसके अपन है, जैसे कि आपको अगर हो सके तो हिंदी के याद रहे तो अच्छी बात है। अगर हिंदी वाला पैटर्न आपको अच्छा याद नहीं रहे तो आप क्या कर सकते हो कि जो इसके ऑप्शन में जो इंग्लिश वाले दे रखे हैं ना, वो आपको अच्छे से याद हो सकते हैं, तो उनको इंग्लिश वाले से मैच करके हिंदी वाले को आप इसका क्या है कि ऑप्शन निकाल सकते हो। जैसे बाजार मूल्य है, तो बाजार मूल्य का क्या होता है, साधन लागत प्लस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। फिर खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय किसके बराबर होती है, जैसे उपभोग व्यय और प्लस बचत, इनके बराबर क्या होती है, खर्च योग्य आय होती है। ये कब, जैसे कि क्वेश्चन तो एक समीकरण एक ही आया था उसके अंतर्गत, मैंने क्या है कि इसके साथ में ये भी नोट डाउन कर लिया कि भी ये भी हो सकता है, ये भी अपन से पूछ सकते हैं, खर्च योग्य आय ये भी अपन से पूछ सकते हैं। फिर है कि कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग में वे वृद्धि बताती है कि मांग की लोच इकाई से क्या है कि कम है। कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि की मांग वृद्धि बताती है कि मांग की लोच कैसी है, इकाई से कम है। फिर है कि स्थापन वस्तु की कीमत गिरती है तो एक्स वस्तु की मांग घटेगी। कैसे घटेगी, जैसे कि वस्तु की एक स्थापन वस्तु है, स्थापन वस्तु में चाय और कॉफ़ी वाला उदाहरण लेते हैं आमतौर पे कि चाय की अगर कीमत गिर गई तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि वस्तु की कीमत गिरती है, इसकी जैसे चाय है, चाय की क्या है कि कीमत गिरती है, तो क्या है कि एक्स वस्तु की मांग, जो एक्स वस्तु कॉफ़ी है ना, इसकी मांग है वो डिमांड भी क्या करेगी, घटेगी। क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु में ऐसा ही होता है, अगर इसकी कीमत गिर गई तो इसकी क्या है कि डिमांड, इसकी तो अपन कीमत देखते हैं, और दूसरी वस्तु प्रतिस्थापन में दे रखी है उसकी अपन क्या देखते हैं, डिमांड देखते हैं। डिमांड यानी मांग, एक्स वस्तु की मांग वो क्या करेगी, यहाँ पे घटेगी। फिर जैसे मांग वक्र के क्या है कि अगला देखो क्वेश्चन कौन सा है, मांग वक्र के बाएं से दाएं ओर झुका होने का कारण, जैसे मांग वक्र है उसका ये क्या है कि बाएं से, ये बाएं है, बाएं से दाएं ओर होना, ये नीचे, ये बाएं से दाएं, जैसे अपन जिधर मुंह करके खड़े होते हैं ना, जैसे अपन सीधे ऐसे बैठे हैं तो अपना ये क्या है कि बायां होगा, ये अपना दायां होगा। तो इसमें क्या है कि कथन घटती सीमांत उपयोगिता, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव होना, झुके होने के कारण क्या हो सकता है, एक तो है कि घटती सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कैसे घटती है, देखो ऐसा करते हैं अपन, ऐसे करते हैं, वस्तु अगर कीमत बढ़ती है तो अपन कम करेंगे, कीमत कम होती है तो वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या है कि घटती सीमांत उपयोगिता, जो सीमांत उपयोगिता है वो तो घटती है, क्योंकि वापस क्या है कि एमयू की तरफ सीमांत उपयोगिता नीचे आती है, टोटल उपयोगिता क्या होती है, ऊपर होती है। आय प्रभाव, आय प्रभाव के कारण भी ऐसा होता है, क्यों, मांग वक्र बाएं ओर क्यों बढ़ता है कि आय है, जैसे यहाँ आय ज़्यादा हुई तो ये कीमत कम लेंगे, आय कम हुई तो ये मांग ज़्यादा होगी, तो आय प्रभाव के कारण भी होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है, क्योंकि कीमत कम हुई तो उसकी मांग बढ़ गई। तो इसमें यह क्या है कि मांग वक्र के बाएं से दाएं ओर झुका होने का कारण क्या है, एक तो है घटती सीमांत उपयोगिता, फिर आय प्रभाव, फिर प्रतिस्थापन प्रभाव। अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, पूर्ति की मात्रा। अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसमें क्या है कि ऐसे तो अपन सोचते हैं कीमत बढ़ती है तो लोग कम खरीदेंगे, ये नहीं है, मतलब पूर्ति और कीमत में संबंध बताना है। जैसे कि कीमत बढ़ेगी तो जिसके पास क्या है कि व्यक्ति के पास, जैसे कि प्याज वाले के पास स्टॉक में प्याज ज़्यादा है, अगर प्याज की कीमत बढ़ गई ना तो वो क्या है कि बाजार के अंदर उन प्याज की क्या है कि मार्केटिंग ज़्यादा करने लग जाएगा, अपने प्याज है जो स्टॉक में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर लाएगा। तो इसमें क्या है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी क्या है कि पूर्ति की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, मांग तो उतनी ही रहती है मार्केट के अंदर लेकिन उसकी पूर्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूर्ति किस लिए ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई, तो उसको क्या है कि जो ग्राहक है बेचने वाला, उसको क्या है कि अधिक से अधिक लाभ होगा तो वो क्या है कि अपनी चीज़ को मार्केट के अंदर उतारेगा। फिर साख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है, साख विस्तार उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, बैंक दरों में क्या की वृद्धि द्वारा। साख विस्तार होता है, साख विस्तार यानी मतलब जनता के पास पैसा ही पैसा होता है, उसको अपन कम कैसे कर सकते हैं, तो बैंक दरों में वृद्धि द्वारा। बैंक दर है उसमें अगर वृद्धि कर देंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बैंक के अंदर के पैसे जमा करवाने लग जाएंगे। फिर मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, व्यापक मुद्रा दर है वो कौन सी है, मुद्रा M3 है व्यापक, और जो है व्यापक तो ये हैं, और संकुचित कौन सी है, फिर संकुचित M1 होती है इसके अंतर्गत, और क्या है कि सरल है वो M1 होती है,
और जो क्या है कि जिसको अपन पैसे निकाल सकते हैं वो क्या है कि M4 होती है, क्योंकि उसमें आसानी से क्या है कि FDO को तुड़वाना होता है, वो आसान नहीं होता। लेकिन M1 है, उसमें क्या है कि पैसे अपन अच्छा से जल्दी से निकाल सकते हैं। वे दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक है उनको क्या है कि उधार देती है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर, RRR, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। किसे? दर जिस पर व्यापारिक बैंक क्या है कि अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देता है, वो अल्पकाल के लिए दे। जैसे है बैंक दर होती है वो क्या है कि दीर्घकाल के लिए होती है, रिवर्स रेपो दर है वो क्या होती है, अल्पकाल के लिए होती है। केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति है वो कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। महारत्न शब्द का संबंध है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, महारत्न का संबंध किससे? सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से है। निम्न में से किस देश को क्या कि भारत सर्वाधिक निर्यात करता है? किसको करता है? अमेरिका को करता है। भारत के निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्या कर रहा है? घट रहा है, क्योंकि भारत का जो निर्यात व्यापार है उसमें प्राथमिक क्षेत्र है उसका क्या है कि घट रहा है। किस संस्था को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देख लो यही क्वेश्चन है कि इन 2 सालों को पेपर में वापस क्या है कि रिवाइज हो रहा है। WHO से आशय विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी, और ये विधिवत कार्य करने लगा था 1995 के अंतर्गत। 11वीं पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि दर है उसका क्या कि लक्ष्य कितना था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितना था? 9.0। फिर भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं? जो राष्ट्रीय आय है उसके जो है अनुमान किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो इस प्रकार अपन ने क्या है कि 2 वर्ष है उनके पेपर अपन ने यहाँ कर लिए। अगले वीडियो के अंतर्गत जैसे 2013 है, 2013 के बाद में 2013 और जैसे संस्कृत विभाग वाला है, फिर 16, 18 ऐसे करके क्या है कि अपन 2-3 दिन के अंतर्गत क्या है कि जो इकोनॉमिक्स के आज तक के जो क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंतर्गत उन पेपर को अपन क्या है कि सोल्व करने की कोशिश करेंगे।